हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर योर एसडीएस वीज़ा। हर एक डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होगा जब आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पेसिफिकली एसडीएस वीज़ा के लिए। एसडीएस हमारा जो होता है स्टूडेंट स्ट्रीम वीज़ा, उसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करते टाइम, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपको अपना वीज़ा कब अप्लाई करना होता है, अब आपका एडमिट आ चुका है तो अब आपको अपने वीज़ा की तैयारी कर देनी, अपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको अपनी एज वीज़ा की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है कि क्या क्या आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जिससे आपको अपना वीज़ा अप्लाई करने में लेट ना हो। तो यार आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना फॉर डेली अपडेट्स, और यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आने वाली है। यूनिवर्सिटी एडमिट आने के बाद हम अपना वीज़ा के, अब आपको अपनी फ़ीस भरनी है, अपना जीआईसी भरनी है, उसके बाद अब आपको अपना वीज़ा भी अप्लाई करना है। तो वीज़ा का क्या अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है ऑनलाइन, वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, कैसे आप अपनी जीसी क्रिएट करते हैं एंड फर्दर। तो वो सब क्रिएट करने के बाद इन द एंड आपको अपनी डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखती है कि क्या क्या आपको अपने अपलोड करने हैं। तो मैं उन डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करूँगा कि हर एक कॉलम में आपको क्या अपलोड करना है, क्या आपको ध्यान रखना अपलोड करते टाइम, और क्या आपका इंपॉर्टेंट है। ये सब हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हो अपने वीज़ा के लिए, वो आप केवल पीडीएफ फॉर्मेट में ही करो। इसका मेन रीज़न क्या होता है, एक तो वो पीडीएफ में ही एक्सेप्ट करेंगे, बट इसका मेन रीज़न क्या होता है यार, अगर आप वर्ड में अपलोड करते हो तो वर्ड को ओपन करते टाइम उसकी फॉर्मेटिंग, उसके वर्ड चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए पीडीएफ में ही अपलोड करना। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट होता है हमारा अपलोड करने के लिए, वो होती है हमारी एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका फॉर्म होता है IMM 1294। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उसका क्या डिस्क्रिप्शन कि वहाँ पर कैसा दिखता है। ओके, तो यहाँ पर आपको इसे डाउनलोड करके इसे फिल आउट करना होता है। सच को इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन और जो जो उसमें पूछा होता है बस वो लिखनी होती है और उसे फिल करके आपको अपलोड करना होता है। फर्स्ट वाले में होता है हमारे ये। अब जो हमारे आगे डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो आते हैं हमारे पहला हो गया हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद क्या होते हैं हमारे सपोर्टिंग डॉक्स में। ये सबसे पहला क्या है हमारा एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट। अब आपको एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट कॉलम में क्या क्या अपडेट अपलोड करना है, इसमें केवल ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसक्रिप्ट ही डालनी है, इसमें आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अब आपके कुछ स्कूल्स में होता है सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। सर्टिफिकेट्स मतलब कि जैसे आपका 10th कंप्लीशन सर्टिफिकेट, 12th कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास वो भी है आप वो भी डाल सकते हैं। क्योंकि मेरे केस में क्या था, मेरे पास 10th की मार्कशीट थी, 12th की मार्कशीट थी, उसके अलावा कोई अलग से ऐसा कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसमें मैंने डाला भी नहीं था। उसके बाद आपकी बीटेक की मार्कशीट्स, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की मार्कशीट्स हो गई। उसके बाद अलावा जो आपकी डिग्री हो गई, उसके अलावा जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको डालनी है। इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको एक जगह करके इन्हें कंसोलिडेट करके, मतलब पीडीएफ्स, ये सारी अलग अलग पीडीएफ्स होंगी आपकी मार्कशीट की, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बीटेक की मार्कशीट, इन सब मार्कशीट को आपको कंसोलिडेट करना है, मतलब मर्ज करना है, फिर उसके बाद अपलोड करना है। अगर आपकी जो इसमें कुछ फाइल साइज भी होता है, जैसे अभी जो करंट फाइल साइज जो अपलोड कर सकते हैं आप 4 MB कर सकते हैं, अगर आपको उससे एक्सीड हो रहा है तो आप अपना ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, आप क्या करना ऑनलाइन सर्च करना कि पीडीएफ फाइल शॉर्टनर, पीडीएफ फाइल डिग्रेड, समथिंग लाइक दैट, और आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जिससे आप अपनी जो पीडीएफ है उसका साइज कम कर सकते हैं। इन सबको कंसोलिडेट करके आपको इस वाले कॉलम में अपना अपलोड करना। जो हमारा होता है वो आता है प्रूफ ऑफ जीआईसी। जीआईसी आपको पता ही है क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे पहले डाल रखा है कि कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं उसमें अपना जीआईसी का, उसमें कैसे पूरा प्रोसेस होता है वो सब आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो जब आप अपना जीआईसी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक जीआईसी सर्टिफिकेट मिलता है जो आपको यहाँ अपलोड करना होता है। वीज़ा ऑफिसर को ये पता लगता है आपने अपनी जीआईसी फिल कर चुके हो, जो $10,000 अमाउंट होता है। तो ठीक है, तो इसमें हमें ये बस एक वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। जीआईसी सर्टिफिकेट हमारा ट्यूशन पेमेंट, आपको अपने एसडीएस वीज़ा के लिए 1 साल की ट्यूशन फीस भरनी होगी। आप आपने अपनी यूनिवर्सिटी में 1 साल की ट्यूशन फीस भर दी, उसका आप यूनिवर्सिटी से मांग सकते हैं कि भाई हमने ये यूनिवर्सिटी फीस भरने के बाद कि हमें इसका प्रूफ ऑफ पेमेंट दे दीजिए, मतलब इसकी रिसिप्ट दे दीजिए, फीस रिसिप्ट। यूनिवर्सिटी ऑथराइज्ड स्लिप आपको रिसिप्ट मिल जाएगी, वो रिसिप्ट आपको यहाँ अपलोड करनी होती है। उसमें जो भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है उसमें उनकी स्टैम्प विस्टैम्प सब होती है, तो वो यूनिवर्सिटी डिफर करता है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है।
नाउ आफ्टर दैट आपकी जो अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस रिसिप्ट को क्या डालना होता है, प्रूफ ऑफ आईएलटीएस लैंग्वेज। अब आपने अपना आईएलटीएस लैंग्वेज का एग्जाम तो दिया ही होगा, उसकी जो टीआरएफ मिलती है आप ऑनलाइन अपने आईएलटीएस के पोर्टल पर लॉगिन करके आप उसे निकाल सकते हैं और उसे यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो ये हो गया हमारा आईएलटीएस वाले सेक्शन में आपको आईएलटीएस टीआरएफ रिपोर्ट डालनी होती है अपनी, उसमें बैंड स्कोर सब मेंशन होता है आपका डिटेल्स, वो आपको यहाँ डालनी होती है। आफ्टर दैट जो आपका आता है हमारा पासपोर्ट। पासपोर्ट को आपको अपने जो फ्रंट वाला होता है उसको स्कैन करना है, जो बैक वाला है फ्रंट पासपोर्ट का बैक है उसे स्कैन करना है, उसे कंसोलिडेट करना है, उन दोनों पेजेस को एक पीडीएफ में डालना है और उसे यहाँ पर अपलोड करना है। अब स्कैन करने के लिए आप प्रिंटर का भी यूज़ कर सकते हैं या अपने मोबाइल का इससे भी स्कैन कर सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल का यूज़ करता था, एडोब स्कैनी करके एप्लीकेशन आती है और वो मुझे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लगती है। मुझे कुछ भी स्कैन करना होता है मैं उसे यूज़ करता हूँ, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको अपना पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक अपलोड करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्या आता है हमारा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिट हुआ है वहाँ से आपको ऑफर लेटर मिला होगा कि हाँ आप इस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो चुके हो, जो उनका ऑफर लेटर मिला है आपको वो यहाँ पर अपलोड करना होता है। आपके एडमिट मिलने के बाद जो ऑफर लेटर होता है उसमें कुछ कंडीशंस लिखी होती है कि आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी है, लाइक आपको स्टडी परमिट दिखाना पड़ेगा, ये उसमें मेंशन होती है। बट आप यूनिवर्सिटी से आस्क कर सकते हैं कि हमें एक ऑफर लेटर दे दीजिए विदाउट दीज कंडीशंस। सो जैसे मेरी यूनिवर्सिटी उन्होंने मुझे दोनों ही खुद ही प्रोवाइड करे थे, एक तो जो ऑफर लेटर था, एक ऑफर लेटर फॉर अप्लाइंग द वीज़ा, तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड करा था। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ चेकआउट कर सकते हैं और उनसे मांग सकते हैं और फिर वो आप यहाँ पर अपलोड करना है आपको कि आपको जो ऑफर लेटर। उसके बाद आती है हमारी डिजिटल फोटो। डिजिटल फोटो के लिए इसमें मेजरमेंट दे रखे हैं आपको कैसे कैसे खिंचवानी है, तो आप अपना सारा चीज़ उसमें देख लेना कि क्या क्या होता है, डिटेल्स मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आप फोटो वाले के पास जाओगे, स्टूडियो के पास, उन्हें अगर आप डायरेक्ट बता भी दो कि भाई मुझे कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसके लिए खिंचवानी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडियो वालों को पता होता है, बट उन्हें फिर भी आप अपनी रिक्वायरमेंट दे देना, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी क्लिक कर देंगे और वो फोटो आपको यहाँ पर अपलोड। नाउ अब आपका प्रूफ ऑफ मेडिकल एग्जाम। आप ऑलरेडी अपना मेडिकल एग्जाम दे चुके होंगे अभी तक, अब आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जब आप अपना मेडिकल एग्जाम देते हैं आपको अपना मेडिकल मतलब एक रिपोर्ट मिल जाती है जो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है। 2 पेज की होती है, 3rd पेज में उसमें आपका अमाउंट लिखा होता है कि कितने कितने की रिपोर्ट है, वो ऐसा सच रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप 2 पेज स्टार्टिंग अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म। फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म IMM 5645। इसमें हमारी डिटेल्स भरनी होती है, आपको अपनी फैमिली की, उनका कहाँ रहते हैं क्या है वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना, डिटेल्स डालना और वापस अपलोड कर देना। और इनमें जैसे आप ये डॉक्यूमेंट्स भरते हैं, ये जो IMM वाला फॉर्म होता है ये इसे जब आप भरते हैं तो इसमें आप डिजिटल साइन कर सकते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पहले उसका प्रिंट आउट निकालें फिर उसे साइन करें और फिर स्कैन करके दोबारा डालें। इट विल वर्क, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो आपके पास दोनों चीज़ें, या तो आप ऐसे कर लो या फिर डिजिटल साइन कर लो। जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स बचे हुए आते हैं वो आते हैं आपके ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। इसमें जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर अ टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा मेड आउटसाइड कैनेडा IMM 5257। इसमें आपकी कोई जो डिटेल्स होगी वो आप डाउनलोड करके भर के इसे अपलोड कर दें। और जो लास्ट आता है हमारा क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। ये हमारा क्लाइंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि ये ऑप्शन में दे रखा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले जो आपको डालना होता है, सबसे पहले आपको डालना होता है SOP। SOP आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीज़ा में। ये समझना है SGS वीज़ा में अगर किसी का रिजेक्ट हो रहा है वो इसी के लाइक 90% चांसेस ये होते हैं कि भाई उन्हें ये विश्वास नहीं होता आपका SOP देखने के बाद कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया आ जाओगे। तो आपको अपना SOP बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है जिसमें क्लियरली डिटेल्स मेंशन होगी। अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो कैसे वो जस्टिफाई हो रहा, आप वापस कनाडा से इंडिया क्यों आ जाओगे अपनी पढ़ाई के लिए। इसके लिए खैर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, स्पेसिफिकली एक परफेक्ट SOP बनाएंगे कैसे आप अपने वीज़ा SOP के लिए, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला आपका SOP जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका हो गया एक रिज्यूमे, तो आपका रिज्यूमे हो गया। उसके अलावा अगर आपने प्रीवियसली किसी कंपनी में काम करा है तो उसका आप, अगर आपके पास अपना एक्सपीरियंस लेटर ऑलरेडी मिल चुका है तो आप वो डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने करंटली अभी छोड़ी है तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं होगा, तो उस केस में क्या आप कर सकते हैं, आप अपना ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ज़्यादा मतलब मोर देन 1 कंपनीज में काम कर चुके हो तो आपको प्रीवियस कंपनी के भी अपने एक्सपीरियंस लेटर इसमें डालने होंगे।
अदर देन दैट जो आपकी लास्ट कंपनी है उसकी आपकी 3 मंथ्स की पे स्लिप, आपकी 2 साल की ITR, उसके अलावा अगर आपने अपनी जब आप यूनिवर्सिटी में थे उस टाइम आपने कोई इंटर्नशिप करी थी, आपको इंटर्नशिप का जो लेटर मिला था आप वो डाल देना। अदर देन दैट अब ये हमारे डॉक्स हो गए जो हमारे आपका शो करा कि यार हाँ हमने पिछले इस कंपनी में काम कर चुके हैं और ये सब इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने हमें, मतलब वीज़ा ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब SGS वीज़ा में इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिल्कुल भी वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ थोड़े भी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द काउंसलर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप अपने शो कर सकते हैं अगर आपके पास है इनफ। आप क्या शो कर सकते हैं, एक तो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, सपोज आप अगर आप खुद ही अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हो, अगर आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है या आपने लोन लिया है तो आप लोन लेटर डाल सकते हो। अदरवाइज आपने लोन नहीं लिया, आप खुद के पास इतना पैसा नहीं बट आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करके, लाइक योर फादर सपोर्ट कर रहे हैं आपको आपके मनी के लिए, तो आप उसमें एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट बनवा सकते हो। तो एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट बनवा सकते हो उसमें, जिसमें उसमें लिखा होगा कि भाई आपके फादर आपको स्पॉन्सर करने वाले हैं, उसकी वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर कोई नेम चेंज एफिडेविट है, अगर आपका नेम चेंज है डॉक्यूमेंट्स में, उसका एफिडेविट डालना होगा। अगर आप नेम चेंज एफिडेविट हो गया, अगर उसकी भी वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी। अदर देन दैट आपकी जो फादर की ITRs हैं वो आप डाल सकते हैं। अदर देन दैट आपके फादर की बैंक स्टेटमेंट जिसमें अमाउंट होगा यार, अगर आपके फादर सपोज 5-6 लाख की ITR भरते हैं और आपके फादर के अकाउंट में भी 5-6 लाख पड़ा है तो आप वो शो कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट। फाइनेंस में आप CA एवल्यूशन रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं। CA एवल्यूशन रिपोर्ट क्या होती है, आप मतलब CA आपकी एक रिपोर्ट बना देता है कि आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, उसमें लिखा होता है कि आपकी ये FD है, ये प्रॉपर्टी, मतलब उसका टोटल आपकी एक तरीके से आपकी वर्थ लिखी होती है उसमें कि आपकी टोटल प्रॉपर्टी है कि 3 करोड़ का आपका बैंक बैलेंस हो गया, सब मिला के आपकी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस ये सब मिला के आपका क्या टोटल वर्थ हो गई, तो उसमें ये लिखा होता है। ये हमारे सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आप इसमें लगा सकते हैं। अब ये तो सब हो गया हमारा जो किसी भी प्रोविंस में जा रहा है जैसे ओंटारियो में या किसी में भी, बट जो मॉन्ट्रियल में स्पेसिफिकली जाते हैं उन्हें एक और डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है ऊपर जो सपोर्टिंग डॉक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस जिसे हम बोलते हैं CAQ, जो आपको अप्लाई करना होता है जिसमें अराउंड 15 से 30 दिन लग जाते हैं आपका CAQ आने में। तो अगर आप मॉन्ट्रियल जा रहे हैं जैसे कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी में, वो मॉन्ट्रियल में, तो आपको सबसे पहले इसके लिए अप्लाई कर देना है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और आपको ये वीज़ा अप्लाई करते हुए जरूर अपलोड करना है। आपके SGS के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आपके पास हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं। अब जो हमारा नॉन SGS होता है बस उसमें ये डिफरेंस रहता है, मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही होते हैं, बस उसमें आपको CAQ हो गया आपका, और जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है वो मैंडेटरी नहीं होती, बट उसमें आपको जो है अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपके पास हाँ इतना पैसा है, या जो भी आपको स्पॉन्सर करोगा उसके पास इतना पैसा है, वो सब आपका प्रूफ होना चाहिए अच्छे से, जब भी आपका वीज़ा एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज जो नॉन SGS में सबसे ज़्यादा रिजेक्शन आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि आपका पास इनफ फंड नहीं है फॉर योर स्टडीज़। तो यही था यार हमारे आज की वीडियो में जिसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डिस्कस कर लिए आपके SGS और नॉन SGS वीज़ा के लिए। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।